नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पहलगाम वाली आतंकी घटना आप जानते हैं, 22 अप्रैल को जो घटना घटी, उस घटना के बाद से जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ, 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो थी, उसमें भारत ने पाकिस्तान के कुछ अलग अलग हिस्सों पर आपने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर वहां के आतंकी शिविरों को तहस नहस कर दिया था भारत ने। और तभी से विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है और सरकार विपक्ष की मांग को टालती रही, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से दबाव बढ़ता रहा। तो अब सरकार ने बचने का एक नया तरीका निकाल लिया है और ऐलान कर दिया है कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 21 जुलाई जो 12 अगस्त तक चलेगा। हर साल होता है जुलाई के आखिर में, आखिरी सप्ताह में या 15 तारीख के बाद संसद का मानसून सत्र शुरू करते हैं जुलाई महीने में, और इसकी सूचना इतनी जल्दी लेकिन नहीं देते हैं। हर साल जुलाई अगस्त में संसद का मानसून सत्र लगता ही है और इसमें ऐसा कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है कि सरकार को करीब 1.5 महीना पहले इसकी जानकारी देनी पड़े, लेकिन चालाकी दिखाने के चक्कर में सरकार ने ऐसा किया और अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कहा है कि यह विशेष सत्र से बचने के लिए है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश इसी मसले पर क्यों हल्ला बोल रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। और बहुत कुछ है इस न्यूज पॉइंट में आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले जयराम रमेश को सुनिए। जो बातें रखना चाहते हैं वो देखिए, हकीकत यह है कि जब सेशन शुरू होने वाला है, जो शेड्यूल है, डेट, तारीख का कुछ दिन पहले उसकी घोषणा की जाती है। 7-8 दिन 10 दिन पहले घोषणा की जाती है। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद क्या है? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है, कारण यह है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार 10 मई से हम मांग कर रहे हैं, खड़गे जी ने मांग की है, राहुल जी ने मांग की है, कल 16 विपक्षी दलों ने मांग की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जो मुद्दे हैं पहलगाम आतंकवाद हमले को लेकर, आतंकवादी पूंछ, गांदरबल, गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे पिछले 18 महीने में, उसमें भी वो शामिल थे। पहलगाम में क्रूर हत्या की, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सीडीएस ने कई बातें कही हैं, वो भी सिंगापुर में, हमारे देश में नहीं, सिंगापुर में जाकर वो एक भेंट वार्ता में कहते हैं सिंदूर के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप 12 बार दोहरा चुके हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा जुगलबंदी बन चुका है, खासतौर से पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर। हमारी विदेश नीति, कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है, फेलियर हो चुका है। ये सब मुद्दे हैं और ये सब मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, ये किसी एक पार्टी के मुद्दे नहीं है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री से और बीजेपी की ओर से, तो ये सब सवाल हम उठा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप चर्चा से भाग रहे हैं? तो इस मांग को लेकर ये दबाव था और लोग पूछ रहे थे, अरे भाई क्या है, विशेष सत्र कराइए, 1-2 दिन का बातचीत होने दीजिए, एक सामूहिक संकल्प निकल आए, एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। उससे ध्यान हटाने के लिए 47 दिन पहले, कभी भी नहीं हुआ है, 47 दिन पहले घोषणा की जाती है कि 21 जुलाई से एक सत्र बुलाया जाएगा। कोई किसी को मेहरबानी नहीं है, ये सत्र बुलाना था, मॉनसून सेशन होना जरूरी था, वो हमारे संसदीय कैलेंडर में है, परंपरा रहा है। और मैं पहले से भी कह रहा था 20, 21, 22 तक बुलाया जाएगा, पर विशेष सत्र की एक विशेष महत्व है और आज के हालात में एक विशेष महत्व रखता है। तो आप सुन रहे थे यहां जयराम रमेश को। विशेष सत्र 47 दिन पहले इसकी घोषणा करने के पीछे का मकसद क्या है? अगर सरकार सोचती है दोस्तों कि संसद के मानसून सत्र में वो विपक्ष के सवालों से बच जाएगी, तो ये उसकी बड़ी खुशफहमी है,
क्योंकि विपक्ष के तेवर अभी सरकार को बख्शने वाले नहीं दिख रहे हैं। और साफ साफ अभी आपने सुन लिया, कल जिस अंदाज में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर वाला भाषण दिया, उससे भी तिलमिलाई हुई बीजेपी अपनी पूरी फौज राहुल गांधी को घेरने में उतार दी है। पहले सुन लीजिए कि नरेंद्र सरेंडर वाला भाषण जो दिया था राहुल गांधी ने, उसमें और क्या बोला था। जिन साथियों ने कल सुन लिया था उनसे माफी चाहते हुए दोबारा इसको सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सुबह से बिल्कुल भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज राहुल गांधी के खिलाफ उतार दी। जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो इस भाषण के इस हिस्से से बीजेपी घबराई हुई पूरी फौज उतार दी, अपने तमाम नेताओं की फौज, और सबसे बड़ी बात कि सेनापति खुद उतर गए, यानी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि सरेंडर शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी का है। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है यहां पर जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लिख रहे हैं, राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। राहुल गांधी, आपको अपनी पार्टी की सरकारों का कार्यकाल याद करना चाहिए, किस तरह आपने इतिहास में सरेंडर किया। आपने आतंकवाद के सामने सरेंडर किया, शर्म अल शेख में सरेंडर किया, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद शिमला में टेबल पर सरेंडर किया, सिंधु जल समझौते में सरेंडर किया, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर किया, छंब सेक्टर का 160 किलोमीटर का इलाका सरेंडर किया, 1962 की लड़ाई में सरेंडर किया, 1948 में सरेंडर किया, और यहां तक कि देश की आजादी के समय मुस्लिम लीग के भी सामने सरेंडर किया। ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। चलिए, जेपी नड्डा साहब ने अपनी भड़ास निकाल दी और ये लिखकर, लेकिन सरेंडर वर्ड कितना परेशान कर रहा है आज की तारीख में बीजेपी को, बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोगों को। ये आपने यहां एक छोटी सी बानगी से सुन लिया। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। अपने बचाव में बीजेपी अब इंदिरा गांधी पर हमले कर रही है, राहुल गांधी की समझ और संस्कारों पर सवाल उठा रही है और ऐसा करके खुद को ज्यादा फंसा रही है, क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी के दौर में मिल रही नाकामियों को सामने रख रही है। आइए जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मसले पर क्या कुछ कहा है। अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट है, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। ये विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद
कुवैत और पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे। ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। यह है सरेंडर नीति। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। तो नाम नरेंद्र काम सरेंदर ये कह रहे थे यहां पर पवन खेड़ा। कांग्रेस पार्टी ने आज आधिकारिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये सब तमाम बातें, और इन बातों में खासकर ये कहना कि आपने अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान को अगर आप मजा चखा सकते थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आपको बता दूं कि IMF आप जानते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है जिसके थ्रू पैसे मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, और इसके बाद यहाँ से पैसे मिले थे पाकिस्तान को, जिसमें भारत भी है, लेकिन भारत ने वोटिंग के समय वॉकआउट कर दिया था। खैर, लेकिन उसके बाद दूसरा एक बैंक और है ADBI, एशियाई विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। उस बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 668 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है, जबकि 2 दिन पहले 1 तारीख को, आज 4 तारीख है जी, 4 तारीख है, 3 दिन पहले ये तस्वीर देखिए, 3 दिन पुरानी तस्वीर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मासातो कांदा। मासातो कांदा जो हैं ये आए मिले यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की और उसके बाद ट्वीट भी किया उन्हीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से साभार इस ट्वीट को आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस पिक्चर को पहुंचा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री हाथ जोड़े हैं और शायद कह रहे होंगे कि पाकिस्तान को आप फंड मत दीजिए। 1 महीना पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी उनसे आग्रह किया था कि पाकिस्तान को सहायता न दी जाए, लेकिन मोदी सरकार की बात अब दुनिया नहीं सुन रही है। ये बात अब जग जाहिर है, बार बार जाहिर हो रही है, और मोदी को तकलीफ इस बात की है कि विपक्ष उनसे सवाल क्यों कर रहा है, क्योंकि 668 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को दे दिया। तो मोदी की कौन सुन रहा है? जो पवन खेड़ा कह रहे थे वो गलत है क्या? वैसे विपक्ष के सवालों से बचने का एक और तरीका बीजेपी ने अपनाया और बताया कि 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू हो सकती है। 1 मार्च 2027 से, ये 2025 के 4 जून को हम बात कर रहे हैं, अभी 2026 पूरा का पूरा बाकी है, लेकिन 2 साल बाद की बात आज हो रही है और अब भी शायद वाले अंदाज में बात हो रही है। शायद 1 मार्च 2027 की बात हो रही है, जबकि 2021 से अब तक 4 साल मोदी सरकार ऐसे ही गंवा चुके हैं, यूं ही गंवा चुकी है मोदी सरकार। फिर 2 साल और क्यों चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल बड़े हो या छोटे, मोदी सरकार उनके जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। इधर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश का ही वो भाषण आपको सुना रहा था जिसमें नरेंद्र सरेंडर वाली बात कर रहे थे, बता रहे थे। और मध्य प्रदेश के बाद आज राहुल गांधी हरियाणा में थे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से और उनके वहां के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ बैठक की चंडीगढ़ में। और यहां उन्होंने 2 टूक कह दिया कि गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी। जी हां, गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी। ये पार्टी के अंदर की गुटबाजी की बात राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने में जिस तरह जुटे हुए हैं, उससे क्या नतीजे आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश के मुद्दों पर जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्हें अनसुना करके क्या बीजेपी खुद को बचा पाएगी? लेकिन इन सब के बीच एक खबर और भी आप सबके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूके के सुप्रीम कोर्ट में भाषण देने गए और वहां पर देश के हालात पर उन्होंने जो भाषण दिया, उससे भी शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को परेशानी हो।
उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और मोदी के सामने गंभीर चुनौतियां क्या हैं यह समझने की कोशिश, और कैसे राहुल को घेरने के लिए भाजपा ने पूरी फौज उतार दी है, यह सब समझते हैं इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं, ओपनिंग कमेंट आपसे। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जब से हम देख रहे हैं कि सरेंडर मोदी नाम दिया है, पहली बार ऐसे एक मिनट रोकना चाहूंगा, ध्यान आ गया। 4 जून है, 4 जून 2024, याद होगा। आज रिजल्ट आए थे, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी 240 पे आके रुके थे। बिल्कुल आज ही का दिन है, बस याद आ गया। बल्कि आज मैं ट्विटर पे देख भी रहा था, कोई स्नैपशॉट शेयर कर रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी इस ट्रेलिंग दिखाया जा रहा था जी। और सबसे बड़ी चीज, एक बात यहां एक क्रेडिट और लेना चाहूंगा, उस दिन सिर्फ और सिर्फ दावे के साथ, और इसके लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव का जो एग्जिट पोल था वो सही निकला था, इसीलिए अपनी पीठ हम थपथपा सकते हैं। हमारे साथी हमको बधाई दे सकते हैं। साल भर बाद ठीक आज ही के दिन 4 जून 2024 रिजल्ट जो आया था उसमें नरेंद्र मोदी कांप रहे थे। आज के दिन ये तय है, बाद में अगर बैसाखियां नहीं मिलती तो वो नहीं उठ पाते और वो लोकसभा और संसद भवन में जाकर संविधान को सिर माथे नहीं लगाते। बल्कि इसी 4 जून का ये महत्व है कि ये सरकार बैसाखी पर आई, और उस समय जबकि राम मंदिर का जो उत्सव था अपने चरमोत्कर्ष पर था, ऐसा माना जा रहा था कि 400 पार हो जाएंगे उसी राम मंदिर की वजह से, लेकिन जनता ने जो 4 जून की तारीख तय की उसमें उनको बैसाखी पर ला दिया। और जो 9 जून है, 9 जून की तारीख जब उन्होंने नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और जिस दिन से घर घर सिंदूर बांटा जाना तय हुआ था, तो वो सेलिब्रेशन भी इस बार बैकफायर किया। उनको वापस लेना पड़ा कि वो घर घर सिंदूर बांटेंगे। हालांकि इसके पर्याप्त सबूत हैं पूरे मीडिया में कि बीजेपी घर घर सिंदूर की पूरी तैयारी कर चुकी थी और वो लोग लगातार बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको बोलना पड़ा कि घर घर सिंदूर हम नहीं बांटेंगे। तो यहां भी नरेंद्र जो है सरेंडर करते दिखे कि घर घर सिंदूर बांटेंगे और फिर नहीं बांटेंगे। नरेंद्र तब भी सरेंडर करते दिखे जब अटैक हुआ पहलगाम में और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बीच जातिगत जनगणना लेकर के आए। वो भी उनकी पॉलिसी से बिल्कुल सरेंडर करना, जिसमें वो जातिगत जनगणना को जाति बढ़ाने वाला, जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला कहा करते थे, लेकिन यहां भी नरेंद्र सरेंडर करते दिखे। देखिए, नरेंद्र कई बार सरेंडर कर चुके भाई, चाहे 3 काले कानून हो उसको वापस लेना हो, नरेंद्र सरेंडर करते दिखे थे। उसके बाद भी कई घटनाएं घटती रही जिसमें नरेंद्र सरेंडर करते दिखे, मगर इस बार का जो नरेंद्र सरेंडर है, पहले ये चस्पा नहीं हुआ था बोलने के। राहुल गांधी ने पहले भी कहा है, लेकिन तब जनता की जुबान में ये बात नहीं चढ़ी थी। लेकिन इस बार जनता बोल रही है ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है। और यही कारण है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो है वाइडली एक्सपेक्टेड है और समाज के हर तबके में एक्सपेक्टेड है। और इसका जवाब जेपी नड्डा जी ने जिन तरीकों से दिया है, एक तो वो कह रहे हैं कि नरेंद्र जो सरेंडर हो रहे हैं वो भारत सरेंडर नहीं करता, ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र ही इंडिया, तो लेकिन नरेंद्र इंडिया नहीं। इसी तरीके से अतीत के वो जितने भी उदाहरण दे रही हैं कि बीती सरकारों ने जो एक्शंस लिए उसको वो कांग्रेस का सरेंडर बता रही, जबकि तब जब ये घटनाएं घट रही थी तब बीजेपी ने कभी उन घटनाओं को सरेंडर के रूप में नहीं बताया था। चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे 1948 ही क्यों ना हो, कभी सरेंडर नहीं बताया था।
लेकिन आज वो जवाब में जो जिस तरह से एक पैकेजिंग कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि सरेंडर मोदी कितना प्रासंगिक नाम दिया गया। भाई राहुल गांधी को तो पप्पू नाम दिया था, हजारों करोड़ खर्च किए गए कि पप्पू पप्पू। राहुल गांधी ने अपोज भी नहीं किया, भाई बोलो जिसको बोलना है बोलो। लेकिन वक्त ने, उनके आचरण ने, उनकी राजनीति ने यह साबित कर दिखाया कि राहुल गांधी को पप्पू आज की तारीख में कोई नहीं बोल सकता। उस नाम को उन्होंने धो डाला, लेकिन सरेंडर मोदी को धो डालना अब लाइफ टाइम में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव है। ये जो ताजा मामला जो हुआ है, जिसमें लोगों को दिख रहा है, ऐसा हिंदुस्तान के में कभी हुआ ही नहीं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बिठाकर अमेरिका का राष्ट्रपति डांट रहा हो। ये उस समय भी हमने सरेंडर करते देखा, वो डांट रहे थे, अरे ब्रिक्स तो मर गया। वो डांट रहे थे कि सबसे ज्यादा तुम टैरिफ लगाते हो, तुमको भी हम बराबरी में टैरिफ लगाएंगे। वो डांट रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी सरेंडर करते हुए दिख रहे थे। लेकिन फिर भी लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, चलिए हो सकता है इसमें भी कुछ बात हो। फिर देखते हैं कि वहां बैठे बैठे हमारे देश के नागरिकों के पैरों में, कमर में, हाथों में जंजीरें बांध करके वो हमारी धरती पर पटक देता है। इससे ज्यादा सरेंडर मोदी का और बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। तब भी जनता ने सोचा कि बुरा तो लगा, दुख तो हुआ, लेकिन जनता मन में बिठा के रखी थी कि कभी देखते हैं ये सब क्या हो रहा है। मगर अब जबकि युद्ध की घड़ी थी, हमारी सेना ने जो ब्रीफिंग की है सीडीएस ने, उससे पता चलता है कि 10 मई को हम अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। उनके शहरों में हमने तबाही मचा दी थी, लेकिन उसी दिन कुछ घंटों के बाद हमें सीज फायर हो गया है, ऐसा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से सुनने को मिलता है। हमारी सेना की ब्रीफिंग कुछ और कह रही थी और तुरंत सीज फायर आ गया। भाई फिर जो नियमित ब्रीफिंग वाली हमारी बहादुर महिलाएं थी वो हट गई, फिर आए मिश्री जी उसी रात बोलने के लिए। 45 सेकेंड्स का केवल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, सिर्फ 45 सेकेंड का बोलकर चले गए, पुष्टि कर गए कि हाँ सीज फायर है। लेकिन फिर 11:30 बजे रात को उनको आना पड़ा बोलने के लिए कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, हमारी सेना माकूल जवाब दे रही है। यानी सीज फायर हुआ भी और उल्लंघन हुआ भी और कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया, ये भी दिखा। यहां भी सरेंडर हर क्षण हर घंटे हमें नजर आ रहा था, पूरे देश को नजर आ रहा था। हम जीत रहे थे, हमारे घर में घुस करके वो ड्रोन छोड़ रहा है सीज फायर के बाद भी, और हम कुछ नहीं कर रहे। एक दिन नहीं दूसरे दिन कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। ये दोनों दिन सरेंडर मोदी के एग्जाम्पल थे। ये तो पाकिस्तान के सामने सरेंडर के एग्जाम्पल्स हैं, ये इंसिडेंट्स की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। हम डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर की भी चर्चा कर रहे हैं, जिनके कहने पर ये नरेंद्र सरेंडर हो गए और एक जीतती हुई लड़ाई को हमने एकदम ऐसी स्थिति में बदल दिया जिसको हम इसलिए भी हार कह सकते हैं क्योंकि जश्न हम मनाए ही नहीं। अगर जीत रहे होते तो जश्न मना रहे होते। अरे उसको पाकिस्तान को तो एक तरह से राहत मिल गई कि वो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। अगर लड़ाई कुछ समय और होती तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता, उसको जश्न मनाने का मौका मिला, वो जश्न मनाने लगा, वो अपने सेना प्रमुख को प्रोन्नति देने लगा। और हमारे यहाँ सेना प्रमुख को स्टेटमेंट भी 1 महीने बाद आया है, हमारे यहाँ कोई जश्न का माहौल नहीं। तो ये जो सरेंडर मोदी है इतना जस्टिफाइड है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे बोलने में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स छूट जाते हैं, मैं बोल नहीं पाता हूं। इतनी बड़ी संख्या में उदाहरण है सरेंडर मोदी के कि ये नाम चस्पा हो चुका है। राहुल गांधी ने लोगों के दिल की बात कह दी है और जेपी नड्डा जो बोल रहे हैं दरअसल सरेंडर मोदी पर मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई जवाब है नहीं, सिर्फ इल्जाम है, काउंटर अटैक है। काउंटर अटैक कभी भी डिफेंस नहीं होता है। राहुल गांधी पर आप काउंटर अटैक कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी पर आप काउंटर अटैक कर लीजिए, लेकिन जो सवाल सरेंडर मोदी का है वो
कभी नहीं मिटता। आप देखिए, थोड़ा सा और बोलता हूं अगर राजीव जी इजाजत हो, बस थोड़ा सा, वो ये कि बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अजहर महमूद और पूरे साथियों को ले जाके काबुल में छोड़ दिया। ये सरेंडर मोदी में, ये सरेंडर बीजेपी था, ये सरेंडर आरएसएस था। उसके बाद जो घटनाएं घटी हमारे सामने, ये कहते हैं कि रुबिया सईद के समय में जो घटना घटी थी, आतंकियों के बदले मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को छोड़ा गया था, उस समय कांग्रेस को दोषी ठहराते। अरे उस समय सरकार किसकी थी? बीजेपी के समर्थन वाली सरकार थी। तो वो उदाहरण भी उनके खाते में जाता है, कांग्रेस के खाते में नहीं जाता। तो इन सारी चीजों को देखें तो बीजेपी आज नरेंद्र मोदी के नाम पर सरेंडर मोदी है। दरअसल बीजेपी और संघ का आजादी के बाद का भी इतिहास है सरेंडर का, और आजादी से पहले का भी है, जिस बारे में हम नहीं बोलेंगे, जिस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार दलीलें दे रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कितना गंभीर ये मामला बन जाता है जब लगातार किसी चीज से, किसी मसले से सरकार भागने की कोशिश करे। और यहां साफ दिखाई दे रहा है जो बात जयराम रमेश ने कही है उसमें दम तो है। हम सब लोग, आप तमाम साथी, कई सारे साथी हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो भी कवर किए होंगे, पत्रकार साथी संसद की कार्रवाई को ना किए हों तब भी जानते होंगे। इतना लंबा समय, 47 दिन का समय अभी है, अभी से आपने घोषणा कर दी कि हमारा मानसून सेशन कब आ रहा है। भाग नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं आप? यहां भी आप सरेंडर कर रहे हैं। अगर कह दे तो क्या बुरा होगा? और ऐसे में अगर आप फिर पर्सनल हो जाइए, एक भाजपा नेता ने राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल इतना घटिया कमेंट किया। कई लोग हैं, लेकिन चूंकि भाजपा नेता, वेल नॉन लीडर अगर हो, वो करे तब खराब लगता है। बाकी ट्रोलर्स तो हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। इसलिए कि आखिर ये देश जा कहां रहा है खुद को बचाने के लिए। आप अगर सीडीएस कह रहे हैं कि हाँ हमको नुकसान हुआ, ये मत पूछिए कि कितना हुआ, लेकिन हमने रेक्टिफाई किया। अगर वो कह रहे हैं, उसके बाद हमने जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के बाद 48 घंटे के लिए पाकिस्तान ने सोचा, हमने 8 घंटे में फिनिश कर दिया। तालियां बजनी चाहिए सेना के नाम। लेकिन उससे पहले हमारी सरकार इसे छुपा क्यों रही थी? ये भी तो सवाल उठता है प्रशांत टंडन जी। जी देखिए राजीव जी, हम तो बहुत न्यूट्रल होके कि इसमें कांग्रेस की क्या जीत है और बीजेपी की क्या जीत है या हार है, या मोदी का क्या स्थिति है, इसमें बहुत न्यूट्रल होके अपनी मैं एनालिसिस दूंगा। लेकिन पहले जरा बात कर ले पार्लियामेंट की। देखिए, अभूतपूर्व संकट है विदेश नीति का। आज से पहले आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि भारत इस तरीके से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया हो। और दुनिया की सरकार, खासकर लोकतांत्रिक देश, और दुनिया में इस वक्त जिसकी तूती बोलती है राजीव जी, जो तय करता है कि दुनिया में क्या होगा, वो लोकतांत्रिक दुनिया तय करती है, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो चीज़ एक आर्थिक महाशक्ति जरूर है, लेकिन उसका जो जियोपॉलिटिक्स में जो वजन है वो अभी डेमोक्रेटिक नेशंस के बराबर नहीं है। और डेमोक्रेटिक नेशंस में सबसे बड़ी चीज़ क्या जाती है कि आपकी पार्लियामेंट क्या बोल रही है। वो जेपी नड्डा क्या बोल रहे हैं और संबित पात्रा क्या बोल रहे हैं टीवी चैनलों पे आके, उस पे वो नहीं जाते हैं, जाएंगे भी नहीं। उनको भारत की आवाज़ भारत की पार्लियामेंट से सुननी है तब। और यही भारत की अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी, यही भारत का सबसे बड़ा ब्रांड था कि हम एक लोकतांत्रिक देश थे। और अगर आप पार्लियामेंट को नहीं बुलाएंगे, अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और दुनिया के किसी भी देश में होता है कि अगर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें मिलिट्री का इतना बड़ा इंटरवेंशन हुआ है, तो पार्लियामेंट तो बुलानी चाहिए। पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि देश की जनता को आपको बताना है
देश की जनता के चुने हुए नुमाइंदों को आपको बताना है, उसके प्रति आपकी जवाबदेही है। आपकी जवाबदेही टीवी चैनलों पे नहीं है। तो सरकार टीवी चैनलों को बता रही है, पार्लियामेंट से आप देश बताएंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी। एक तो ये बात है। दूसरा कि देखिए, राहुल गांधी ने क्यों चुना इस तरीके का हमला, इसकी राजनीति समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी 21 राजनीतिक स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बीजेपी इज मोदी एंड मोदी इज बीजेपी, और बगैर मोदी के बीजेपी जो है वो उनको लग रहा है कि कुछ नहीं है। ऐसा उनका असेसमेंट हो सकता हो कि हम अगर मोदी को डिस्क्रेडिट करते हैं तो हम बीजेपी को बड़ा नुकसान किसी विधानसभा चुनाव में या अपने लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं। अब तक की मोदी साहब की कमाई क्या थी? 11 साल उन्होंने, या उसके पहले से अगर आप जो गुजरात में कॉरपोरेट के लिए इवेंट होते थे वहाँ से वो शुरू होता है, वाइब्रेंट गुजरात से, वो एक्सरसाइज मीडिया के थ्रू चल रही थी कि 56 इंच के मोदी, विश्व गुरु मोदी। तो सीज फायर की घोषणा ने वो 56 इंच का पूरा मामला खत्म कर दिया। बल्कि सीज फायर के पहले भी, जब आपके देश में 200 किलोमीटर अंदर आकर आतंकवादी हमला कर रहे हैं और एक भी सिक्योरिटी फोर्स वहां पर नहीं है, वो वापस चले जाते हैं, आप मीडिया में फोटो जारी कर रहे हैं, उनकी 4 लोगों के नाम जारी कर रहे हैं, और उसके बाद वो पकड़े नहीं जाते। अभी तक उनका कुछ होता नहीं, वो कामयाब हो गए भागने में। तो सवाल तो उठता है कि 56 इंच पे, और इस 56 इंच के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर जो है वो अजीत डोभाल भी थे, जो पिछले करीब 2 सप्ताह से जनता के बीच में या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है कहीं भी। ऐसे समय में जब सरकार ने ये कहा हुआ है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो सस्पेंड किया गया है, हमने खत्म नहीं किया उसको, और उस वक्त देश का NSA अगर उसकी कोई तस्वीर नहीं आ रही है, कोई उसको मीटिंगों में दिख नहीं रहा है, तो सवाल तो उठता है। तो उसके बाद सेनाओं की अपनी कार्रवाई हुई। हम लोगों ने CDS को सुना सिंगापुर से। CDS ये कह रहे हैं कि 2 दिन का हमने ब्रेक लिया क्योंकि हमारी कुछ गलतियां थी, उसको हमने ठीक किया और हमारा कुछ नुकसान हुआ था, हवाई जहाज गिरे थे। लेकिन 10 तारीख को जब सेना का सबसे बड़ा दिन था, उसी दिन सीज फायर होता है, जिसकी घोषणा ट्रंप पहले करते हैं, बाद में हमारे विजय सचिव करते हैं। तो ये जो नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया है राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने, वो अब नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से वो टारगेट कर रहे हैं कि इनकी ब्रांड इमेज को आप पंचर करेंगे हम। ये कांग्रेस की रणनीति है, और कांग्रेस की रणनीति, अगर कांग्रेस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, देखिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि राहुल गांधी इधर उधर जाते हैं, लोगों से मिल लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैलियां करते हैं। बहुत जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो ये हम मान के चलें कि बहुत सारे लोग सिस्टम के अंदर के, सिस्टम के बाहर के लोग भी राहुल गांधी के संपर्क में रहते होंगे। राहुल गांधी को अगर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये आप मान के चले कि इसको बहुत बड़ा अप्रूवल कहीं पीछे से है, जो अब वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का रुख हम देख रहे हैं कि हमारे जब MPs गए हुए, उनसे कोई आधिकारिक लोग नहीं मिल रहे हैं, बड़े देशों के खाली हाथ लौट रहे हैं वो। तो उससे लग रहा है कि मोदी की विदेश नीति, मोदी का जो विश्व गुरु का टैग था वो खत्म हो चुका है, वो भूल चुका है।
अभी हमने देखा कि G7 में नहीं बुलाए गए 6 साल में पहली बार। जी तो ये जो पूरा विश्वगुरु की इमेज और जो 56 इंच की छाती की इमेज है, ये दो चीजें मोदी साहब की कमजोर हो चुकी हैं बहुत। उस पे राहुल गांधी एक बड़ा हमला कर रहे हैं, और ये इसलिए आप देखिए कि बड़े पैमाने पर बीजेपी समझ रही है कि कहाँ हमला हो रहा है। जी बीजेपी को मालूम है, उनकी इसमें राजनीतिक बैठकें हुई होंगी, अंदर सोच एक डेवलप हुई होगी, इसलिए राहुल गांधी पे बड़ा हमला किया है उन्होंने। वो जान रहे हैं कि राहुल गांधी कहां तक जाने वाले हैं, और ये शुरुआत है। अब एक आखिरी बात देखिए, जनता के बीच में जो संदेश है, जिसकी एक हमको जो है संकेत मिला जब घर घर सिंदूर को लेके बहुत बड़े स्तर पे प्रतिक्रिया आई महिलाओं की, और समाज में उसको लेकर एक सीज फायर को लेकर सवाल तो हैं। तो ये जो सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर का जो नारा है, ये नीचे तक जा सकता है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें समाज में अभी इसके लिए गुंजाइश है। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ इस पे हमला किया है। तो ये एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है, कांग्रेस की नई रणनीति की शुरुआत है कि कांग्रेस अब बीजेपी आरएसएस के को किनारे करके नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है, उनकी ब्रांड को टारगेट कर रही है। उसको लग रहा है कि इनका ब्रांड हम नीचे करेंगे तो बाकी लड़ाई हमारे लिए आसान होगी। जी राजीव जी, एक बड़ी बात है बिल्कुल। लेकिन एक आपके लिए कमेंट नीलू महेंद्रा हैं, उनकी तरफ से कमेंट था, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा था कि मैं न्यूट्रल रह के बात करूंगा। उनका कहना है, नीलू जी का कहना है कि न्यूट्रल क्यों, सही या गलत आप बताइए। न्यूट्रल रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप सही और गलत में भी फर्क नहीं कर पाएंगे। मुझे ये बात पसंद आई, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं प्रशांत जी, कि आप या तो सही या गलत इसको चूज करके ये बताइए। न्यूट्रल रहने की कोशिश अगर करेंगे तो फिर आप सही और गलत के फर्क को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जीवन में सीख मिलती है कुछ चीज़ों से, उनकी बात मुझे अच्छी लगी प्रशांत जी। लेकिन आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास, और बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज 4 जून को हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, और देखिए साल भर में नरेंद्र मोदी भागते नजर आए। साल भर हो गए आज, अगर ये देखा जाए, क्योंकि आज के दिन रिजल्ट आया था पिछले साल 2024 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, और इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो लगभग रिजल्ट हम सबके सामने, और कौन तीसरी बार सरकार बनाएगा तय नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी को 2 बैसाखियां मिल गईं और उसके बाद वो सत्ता पर काबिज हो गए। सवाल यहां दूसरा है कि इस साल, मतलब पूरे साल भर में भागते हुए क्या चीज से, मुद्दों से, जिन मुद्दों को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन विपक्ष, और उसमें सबसे बड़ी बात, 2 बातें जो चुनाव के साथ साथ लीगेसी के तौर पर उनके साथ आई थी। एक बात संविधान बचाओ वाली, जिसको राहुल गांधी अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात जनगणना वाली, जाति आधारित जनगणना। संविधान को सिर माथे लगाया प्रधानमंत्री ने जैसे ही शपथ लेने गए, और उसके बाद दूसरी बात जो थी वो थी जाति आधारित जनगणना। मौका आया, देश जबकि विलाप कर रहा था, 26 लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे वैष्णव घाटी में पहलगाम के, और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, घोषणा कर दी गई। अब फिर एक घोषणा सामने है आज ही कि मानसून सत्र हम लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई भी विशेष सत्र नहीं, मतलब यहां भी आप भाग रहे हैं। ये भागते रहने की जो राजनीति है, इस राजनीति से क्या नरेंद्र मोदी एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, यह सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो उनकी सियासत पर क्या असर पड़ने जा रहा है। राहुल गांधी जो उनका पीछा कर रहे हैं, जिसमें वो नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं तो परेशानी हो रही है बीजेपी को, सरेंडर क्यों कह रहे हैं इस पे। तीसरी बात महत्वपूर्ण
कि इन तमाम मसलों के साथ साथ आप चाहे IMF के साथ बैठक कर लीजिए, चाहे आप ADBI के साथ बैठक कर लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ADB के साथ बैठक कर लीजिए, लेकिन कुछ आपके पल्ले पड़ नहीं रहा है। क्या हमारी विदेश नीति और विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध इतने बिगड़ चुके हैं, या बिगड़े ना हो लेकिन हमारा क्या विश्वास इतना खत्म हो चुका है, हमारे ऊपर दूसरे देशों का विश्वास अब रहा नहीं? अगर ऐसा है तो ये क्या अलार्मिंग नहीं है हमारे आपके लिए, इस देश के नागरिकों के लिए? पंकज जी। बिल्कुल राजीव जी, एक चीज प्रेम जी की बात में जोड़ूंगा। प्रेम जी एक लंबी लिस्ट गिना रहे थे। भारत क्या दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि जब कंदहार से हमारे विमान के बंधकों को छुड़ाने गए तो 2 बहुत बड़े बड़े सूटकेस जसवंत सिंह के साथ गए थे और वो सूटकेस वापस नहीं आए थे। उसमें कितने करोड़ डॉलर थे इसका भी कोई हिसाब नहीं है। पहली बार हुआ होगा कोई सरकार ने आतंकवादियों को एक्सटॉर्शन मनी दी हो। प्रशांत भाई, जो आप विदेश नीति की बात कर रहे थे, आप देखिए कि हुआ ये कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC ने अभी जो आतंकवाद रोधी समिति का गठित किया, उसमें जो 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसमें रूस और फ्रांस के साथ में तीसरा उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया। ये इतना बड़ा मसला है कि पाकिस्तान तरीका देश जो आतंकवाद का जनक है, उसको UNSC की एंटी टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये पाकिस्तान की सफलता या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नासमझी से ज्यादा भारत की राजनीतिक हार है। देखिए, हुआ ये, इस पूरे मसले को जब हम देखते हैं तो हमारी यहां से भी लोग गए विदेश और पाकिस्तान की ओर से भी गए लोग। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल से रशिया का विदेश मंत्री सीधे मिलता है। पाकिस्तान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो उन बच्चों के फोटो लेके जा रहा है जो भारतीय बमबारी में मारे गए, जैसा उनका कहना है। और पाकिस्तान का विदेश मंत्रिमंडल उन लेटर्स के साथ जा रहा है जिसमें वो अमेरिका से कह रहा है कि हम संयुक्त जांच करते हैं पहलगाम हमले की, इसमें हमारा हाथ नहीं है, हम तो जांच के लिए तैयार है, दुनिया का कोई भी देश तैयार हो जाए। इसके विपरीत भारत ने विश्व जनमत के सामने कोई ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं रखे कि उस आतंकवादी हमले में सीधे पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बगैर पाकिस्तान की मदद के, बगैर पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किए हुए, बगैर पाकिस्तान का लॉजिस्टिक इस्तेमाल किए हुए वो आतंकवादी हमला कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है कि भारत को ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले विश्व जनमत को प्रमाण के सहित प्रस्तुत कर देना था कि पाकिस्तान देखिए इस तरीके से इन्वॉल्व है। और मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार के पास में इसके प्रमाण नहीं होंगे। निश्चित होंगे, हमारी इंटेलिजेंस के पास होंगे, लेकिन हमले में जल्दबाजी हुई। अब आप दूसरा चीज देखिए कि हमें आज पार्लियामेंट सेशन की जरूरत क्यों है और ये पार्लियामेंट सेशन से क्यों बचना चाह रहे। हमारा जो चीफ डिफेंस CDS है वो सरेआम कह रहे हैं कि हम 4 दिन के युद्ध में हमारा 15% वक्त फर्जी और झूठी खबरों को की सफाई देने में जाया हुआ। जाहिर है कि इस पूरे देश में इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिजूल की खबरें फैली। दूसरी चीज आप देखिए कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पूरे विश्व मीडिया को बता रहा है कि भारत के कौन से 6 जहाज उन्होंने गिराए, वो जहाज कौन थे, किस तारीख को गिरे, किस जगह गिरे, किस समय गिरे, उनको कौन चला रहा था, उनका बैच नंबर क्या है और वो यदि घायल है तो आज किस अस्पताल में भर्ती है। मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान का मीडिया में ये पूरी झूठी अफवाहें होंगी, लेकिन क्या भारत के नागरिक, भारत के हर नागरिक को अपने सांसद के माध्यम से इन सब चीजों की हकीकत जानने का हक नहीं है। और ये चीज पार्लियामेंट में क्यों ना हो, ऑफिशियल हो। हम आपको नुकसान नहीं कहते हैं,
हम इसको बिल्कुल नुकसान नहीं कहते हैं। खेल होता है या युद्ध होता है, उसके अंदर कुछ फायदे होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं, लेकिन एट द एंड हमारा सिर ऊंचा है। तो हमको इसको बताने में क्या बुराई है पार्लियामेंट? ये पार्लियामेंट से जो भागने का इनका कारण है, वो असल कारण भारतीय सेना को शौर्य को बताने के बनिस्बत राफेल में जो हमारी हार हुई है, एंड युद्ध के समय जब लड़ाई चलती है तब उन्होंने फ्रांस की कंपनी ने हमको अपना वो कोड देने से मना कर दिया। राफेल जो इस सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है, ये कारण है कि ये संसद से बचना चाहते हैं। ये कारण है कि ये लोगों को सच नहीं बताना चाहते। ये कारण है क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, झट से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, वो लेकिन आप है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय कहावत है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। अंग्रेजी की कहावत का हिंदी तर्जुमा है। तो अब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया बेवकूफ बनाने का। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो आप शायद अभी आपने कहा कि राहुल गांधी उनके पीछे पड़े हैं, अब की बार उल्टा है, राहुल गांधी आगे हैं, वो बम्बार्डिंग कर रहे हैं, ये उनके पीछे पड़े हुए। और नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज, नरेंद्र मोदी की हरकतें बहुत साफ साफ दिखा रही को बौखलाए हुए। एक तो अल्पमत की सरकार है, दूसरा उनके सामने अब जो सवाल सामने खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब महंगाई के, बेरोजगारी के, ये सब सवाल आ रहे हैं। आपका कुछ काल तो कोविड ने काट दिया था, लेकिन अब तो कोविड भी खत्म हो गया, हम वहीं खड़े हुए। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है? छोटी छोटी जगह जो एयरपोर्ट बना देते हैं, गाजियाबाद सरी जगह में एयरपोर्ट जो बन गया, 3 साल में यहाँ की 10% उड़ानें नीचे उड़ पाई, और छोटी जगहों को एयरपोर्ट की तो बात जाने दीजिए। तो ये जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है जी? जब मनरेगा सर की योजना में हम केवल 7% लोगों को, 7% लोगों को 100 दिन का रोजगार दे पाए, ये सरकारी आंकड़ा है। तो आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो मुख्य रीढ़ थी, जो खेती के इधर उधर होने से भी थोड़ी बची रहती थी, वो मनरेगा को भी आपने चौपट किया हुआ है। तो ये जितने सवालात हैं, उससे बचने के लिए ही नरेंद्र सरेंडर जी जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं। और आप देखिए ना, पिछले संसद के सत्र में भी उन्होंने जिन सवालों के उनसे जवाब से उम्मीद थी, उन्हें दिए ही नहीं, वो तो आए नहीं संसद में। और इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जब हमारा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि यदि नौसेना ने हमला कर दिया होता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, तो भाई आप जवाब दो ना कि नौसेना का हाथ किसने पकड़ा था, किसने रोका था? जब हम सब कुछ कर ही रहे थे तो एक बार 4 टुकड़े कर देते, उसके खत्म कर देते। देश तो यही उम्मीद कर रहा था। कांग्रेस ने क्या किया, किसी विपक्षी दल ने क्या किया, उसको आज करने में उनके कुकर्म थे, उन्होंने वो नहीं कर पाए, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं 10 साल से। तो आप कर लो। इन सवालों के तथ्यात्मक जवाब इस सरकार के पास नहीं है। आप देखिएगा कि जो सत्र भी है, इसको ये लोग हंगामे इधर उधर के मसलों, देखिए ना राहुल गांधी के पीछे क्या पड़ गए। राहुल गांधी को उन्होंने फंसा दिया फिर से। जो आज लखनऊ बेंच का एक इंस्ट्रक्शन है, राहुल गांधी ने किसी जगह बोला चीनी अरुणाचल में चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई की, इसके ऊपर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने रिट लगा दी और हाईकोर्ट ने बोल दिया कि हम सेना का अपमान नहीं सह सकते, ये नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि पूरा नैरेटिव कैसे कोर्ट के माध्यम से पलटने की कोशिश करते हैं। तो इस तंत्र में जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोग घुस के हर जगह को परवर्टेड कर रहे हैं, ये चिंता का विषय। और इन्हीं चिंताओं की चर्चा पार्लियामेंट में ना हो, इसके लिए पूरी पार्टी भाग रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पार्लियामेंट में इसकी चर्चा ना हो, इसलिए पूरी बीजेपी भाग रही है, या पूरी फौज जो है वो नरेंद्र मोदी की फौज, बीजेपी की फौज, वो राहुल गांधी के खिलाफ
उतार दी जाती है। वही हम लोग आज देख रहे हैं, कल से आज तक यही चल रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपके पास भी आना चाहता हूँ, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि कैसे देखा जाए ये फौज। लेकिन जो उतार तो दिए आप राहुल गांधी के को घेरने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में खुद नहीं घिर रहे हैं। राजीव जी, ये तो पाकिस्तानियों की फौज है, एंटी इंडिया फौज है जो उतारी गई है, क्योंकि तो इंडिया के खिलाफ है सब। तो अब कैसी भी फौज उतार दो, अगर आप इंडिया के खिलाफ कोई फौज उतारेंगे तो वो कामयाब थोड़ी होगी। तो ये तो इंडिया के खिलाफ इन्होंने फौज उतार दी। अब वो चाहे कहीं की भी फौज हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी फौज हो, तो ये फौज राजीव जी काम आने वाली नहीं है। मसला असली ये है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसके आपके पास क्या सही उत्तर हैं? अगर उसके सही उत्तर है तो दीजिए। राहुल गांधी बहुत बुरे हैं, हमने भी मान लिया राहुल गांधी बहुत बुरे हैं, फालतू बात करते रहते हैं, हमने भी मान लिया फालतू बात करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आपने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर आपने किया कि नहीं, कैसे जवाब दे दो? इसका जवाब आपके पास क्या है? इसका जवाब तो आप नहीं दे पा रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि सरेंडर कर दिया कि साहब वो अंग्रेजों के समय में मुस्लिम लीग के साथ। अरे मुस्लिम लीग के साथ तो आप थे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो मुस्लिम लीग को आप लेकर आओगे तो मुस्लिम लीग के तो सहयोगी आप हो। तो मुस्लिम लीग के साथ और पाकिस्तान के साथ याराना तो बीजेपी का है। बीजेपी के जो मानसिक पुरखे हैं उनका सबका याराना पाकिस्तान के साथ है अच्छी तरीके से, और मुस्लिम लीग के साथ। तो ये सब यहाँ चीजें पहुंच जाएंगी। तो राहुल गांधी के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अगर सवालों के जवाब है तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनके सीधे सीधे आप जवाब दे दीजिए। भाई जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, वही बात तो आपके सीडीएस जाके कह रहे हैं, विदेश में जाकर कह रहे हैं। तो अगर आपके सीडीएस विदेश में जाकर कुछ कह रहे हो, यहाँ आकर कुछ कह रहे हैं, तो क्या आप सीडीएस को भी देशद्रोही बता देंगे? और ये तो आ गए राजनीति इस पे उतर आए कि सीडीएस को भी देशद्रोही बताने की हिमाकत कर सकते हैं, कर रहे हैं इनकी टोल आदमी जो कर रही है। तो ये तो किसी को भी कुछ कह सकते हैं। तो लेकिन सवाल ये कि अगर नरेंद्र मोदी बहुत तगड़े प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बहुत हिम्मत वाले प्रधानमंत्री हैं, तो ट्रंप को कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे? भाई ट्रंप को आपकी हिम्मत तब मालूम पड़े, 56 इंच का सीना तब मालूम पड़े जब नरेंद्र मोदी खुलकर कहे कि ट्रंप नंबर 1 का झूठा है, ट्रंप से कोई बात ही नहीं हुई। भाई ट्रंप तो कह रहा है कि मैंने रात भर उनसे बात की और कहा मैंने स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, और तब आपने किया। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये इतना बोलने में दिक्कत क्यों आ रही है, समस्या आखिर क्यों आ रही है? और अगर सीडीएस कह रहे हैं कि भाई हमारे जहाज गिरे, सवाल इसका नहीं है कि गिरे नहीं गिरे, कितने गिरे इसका नहीं है, लेकिन ये कि हमने 2 दिन रुककर हमने कार्रवाई की और उसका हमको लाभ हुआ, हमने 300 किलोमीटर अंदर घुस के मारा। तो सवाल यही आता है कि जब सेना मार रही थी अंदर घुसकर, तो यही तो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने हड़का दिया। जैसे 300 किलोमीटर घुसकर सेना ने मारा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ट्रंप के सामने आके रोने लगा और उधर से ट्रंप ने हड़काना शुरू कर दिया और आपने मान लिया। इसका मतलब फिर यही माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी हुआ उसको कम से कम प्रधानमंत्री खुलकर कहें। संसद के विशेष सत्र की बात ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जो तो हुआ उसको आकर प्रधानमंत्री सामने कहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री भाग रहे हैं और ये अपनी फौज कह रहा है हम लोग फौज करेंगे, फौज कर। आपकी आवाज डाउन हो गई है जी। जी ये टोली जो इन्होंने लगाई है, जोम्बियों की जो टोली लगाई है, तो ये टोली जो है वो कामयाब होने वाली नहीं है। ये टोली आगे चलकर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। तो नरेंद्र मोदी को कम से कम राजनीतिक कायदे की करनी चाहिए। थोड़ा समय बचा है प्रधानमंत्री पद का, पता नहीं कब सरकार चली जाए, बिहार के चुनाव के बाद जाने क्या हो क्या ना हो, उससे पहले भी कुछ हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी अब कायदे के साथ जितने भी समय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तरीके से काम कर ले, बस इतना ही बहुत है राजीव जी। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति, उनकी सियासत किस दिशा में है, इसकी चर्चा बार बार होगी, बारंबार होगी। आज 4 जून है और आज ही के दिन चूंकि रिजल्ट आया था 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो इसकी चर्चा और होगी। कुछ 9 तारीख को शायद उन्होंने शपथ ली थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 4 दिन बाद। तो उस दिन एक जश्न का माहौल बीजेपी के अंदर होगा ही। सरकार उसको और उसी 9 तारीख से 1 महीने तक घर घर सिंदूर बांटने की बात चल रही थी, लेकिन घर घर सिंदूर पे वो बैकफुट पे आ गए। दैनिक भास्कर को माफ़ी मांगना पड़ा क्योंकि खबर उन्हीं की थी और ये जग जाहिर है, इसलिए नाम ले रहा हूँ दैनिक भास्कर का। लेकिन बात यह है कि माफ़ी एक अखबार को मांगनी पड़ी, लेकिन वो लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगे जिन लोगों ने इसी कतरनों के साथ, इन्हीं और ख़ासकर बीजेपी के लोगों की बात कर रहा हूँ, और बहुत ही आधिकारिक पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कई चर्चाओं में, प्रवक्ता से लेकर बाकी लोग अगर ऐसी बात कह रहे थे कि हम पूरे घर घर भेजेंगे, बांटेंगे सिंदूर, तो बैकफुट पर क्यों आ गए भाजपा?
चर्चा है, इसकी चर्चा होगी। प्रेम कुमार जी, जरा एक बार फिर आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि यहाँ जब मुद्दों की बात की जाए, साल भर का अगर लेखा जोखा के हिसाब से मुद्दों की बात की जाए, तो जो पंकज चतुर्वेदी जी बात कह रहे थे उस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है कि राहुल गांधी साल भर में आगे आगे नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी बचते बचाते छिपते छिपते उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे, एक दो उदाहरण दे देता हूँ। एक उदाहरण चुनाव के समय वही संविधान की बात, दूसरा उदाहरण जाति आधारित जनगणना की बात। आखिर आपको छूना पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है, क्यों? आखिर आप तो सरकार में है, सत्ता में है, आपको जरूरत क्या है? विदेश नीति की बात राहुल गांधी करते रहे, विदेश नीति में आप फेल हो गए हैं, यह भी दिख रहा है। प्रेम कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और आपकी इजाजत हो तो थोड़ा दैनिक भास्कर वाली बात पर एक दो इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूं। दैनिक भास्कर ने माफी मांगी, लेकिन उस माफी को ही हम सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि उस खबर में सोर्स था, बिना सोर्स के वो खबर नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं, उनसे बातचीत के हवाले से वो खबर छपी थी। तो एक अखबार तो सोर्स के साथ अगर खबर रख दिया तो अब उसमें माफी मांगने की क्या आवश्यकता है? अगर वो खबर गलत है तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का जो प्रमुख है, जिसके हवाले से वो खबर छपी, वो गलत है, तो बीजेपी ने क्या उस पर एक्शन लिया? वो कहती बीजेपी कि हमारे नेता ने गलत बयान दिया है और उस हिसाब से गलत छपा है। अखबार ने कहां गलती की? इसका मतलब है कि ये माफीनामा भी दरअसल एक दबाव का यह है। मैं सीधे सिंपली, कोई भी पत्रकार इस बात को समझ सकता है, जब सोर्स उल्लिखित है तो फिर गलती कहां है? यहां तो बाइट दिखा करके पूरी कहानी बता दी जाती है। यहां अखबार सोर्स के साथ खबर छाप रहा है, 10-10 पॉइंट्स हैं उसमें कि बीजेपी ये करने वाली है, ये करने वाली है, ये करने वाली है। सारे पॉइंट्स सही हैं और सिर्फ घर घर सिंदूर गलत है। और वो जो सोर्स है, वो सोर्स पर एक भी सवाल नहीं है। इसके अलावा इस खबर की पुष्टि सारे प्रवक्ताओं ने की थी, वो एक अलग बात है। लेकिन अखबार की माफी आज भी और हमेशा ही क्वेश्चनेबल रहेगी, ये कोई। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि सही में राहुल गांधी आगे चलते दिख रहे हैं और नरेंद्र मोदी पीछे चलते दिख रहे हैं। भाई, वो रडार वाली बात जब नरेंद्र मोदी किया करते थे तब वो आगे थे अपने ज्ञान में कि भाई सेना को कब कहां से हवाई जहाज और छोड़ना चाहिए, कैसे वो रडार से बच के चल सकता है बादल वाली रात, वो सब कहानी पता है। तो उस समय वो आगे थे। नरेंद्र मोदी हर जगह आगे रहते, वैज्ञानिकों के बीच में बात करते हैं तो विज्ञान के बारे में वैज्ञानिकों को ही समझाने लग जाते हैं। भाई, प्रोफेसर के बीच में बात करते हैं तो बताने लगते हैं नालंदा से कि कैसे तक्षशिला का कैसे बिहार में था और कैसे हिंदुस्तान में था, वो सब बताने लग जाते हैं। तो ज्ञानियों को ही ज्ञान वो देने में वो आगे रहे हैं, वो डंका पीटने में आगे रहे हैं, इन सब चीजों में। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथ्यात्मक रूप से बातें कही, 3 कृषि कानून पर राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, ये कानून वापस लेना पड़ेगा, मोदी जी वापस लेना पड़ेगा, और मोदी जी को वापस लेना पड़ा था। तो राहुल गांधी के पीछे चलते दिखे ना नरेंद्र मोदी। आपने जातिगत जनगणना, कोई सोच नहीं सकता था कि जातिगत जनगणना में बीजेपी ये स्टैंड ले सकती है कि जातिगत जनगणना कराएगी। क्यों? राहुल गांधी कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने कहा, बार बार कहा कि जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे और इसी संसद से करा कर रहेंगे, ये कह रहे थे। और तब सब लोग आश्चर्यचकित, जनता ने हरा दिया, फिर भी कह रहे हैं संसद से पारित करा के रहेंगे। तो समझिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है राहुल गांधी का कि सरकार बीजेपी की है, लेकिन कह रहे हैं कि संसद से हम पारित करा के रहेंगे जातिगत जनगणना, और वो होके रहा।
राहुल गांधी कहा करते थे जम्मू कश्मीर में हम चुनाव करवा के रहेंगे, हालांकि वो अदालत के आदेश से हुआ, लेकिन हुआ। राहुल गांधी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो स्टेटस है उसको हम रीस्टोर करा के रहेंगे। आप देखिएगा वो भी आने वाले समय में होगा। जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा है वो फिर से वापस होगा। ये तब भी बात समझ में आएगी कैसे ये पीछे अभी देख रहे हैं ना, अभी जातिगत जनगणना इन्होंने कराने का फैसला लिया है, राहुल गांधी के पीछे चलने का फैसला लिया है। संविधान जब राहुल गांधी कह रहे थे तो ये कहते थे कि ये खुद राहुल गांधी संविधान नहीं जानते, झूठी लाल किताब है, खाली लाल किताब है, अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, और इस तरह की बातें करते थे। उसी लाल किताब पर वो सर रखने के लिए मजबूर हुए नरेंद्र मोदी। ये भी राहुल गांधी के पीछे नक्शे कदम पर चलने का सबूत मिलता है। तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारी बातें राजनीतिक रूप से दिख रही हैं जो कि राहुल गांधी को आगे और बहुत आगे बताती। चाहे ड्रोन का आपने 2 दिन पहले भी दिखलाया था कि कैसे राहुल गांधी ने ड्रोन से दुनिया को क्या खतरा हो सकता है, युद्ध में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब भी राहुल गांधी आगे हैं, और आगे इसलिए नहीं कि हर बात का नरेंद्र मोदी से कंपेयर हो। नरेंद्र मोदी ड्रोन को नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, राहुल गांधी ड्रोन को समझ रहे हैं तो कंपेयर नहीं होगा। ऐसे सारे विषय मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बार बार कहा है इन्होंने कि हमारा देश इसलिए पिछड़ा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश पीछे है। चाइना आगे है मैन्युफैक्चरिंग में, वो लीड ले रहा है इसलिए वो आगे है। और हमारे देश मोदी सरकार के आने के बाद से हम मेक इन इंडिया हमारा फेल हो गया है। तो यहां भी राहुल गांधी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब स्वयं नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि सुई से लेकर के छोटी छोटी चीजों से लेके कंघा से लेकर के गणेश जी की मूर्ति तक हम विदेश से आयात कर रहे हैं, तो यहां भी राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग में हम खत्म है, हम विदेशी वस्तुओं से पट गया है हमारा बाजार। कितनी बात कहे राजीव जी, इस बात की तो पूरी सीरीज है जिससे ये पता चलती है कि राहुल गांधी इज लीडिंग इंडिया इन स्पाइट ऑफ कि वो उस कुर्सी पर नहीं है जिसके लिए माना जाता है कि समवन इज लीडिंग इंडिया। उस कुर्सी पर तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी इंडिया को लीड करते हुए दिख रहे हैं, ये बात साफ तौर पर दिखती है। और एक बात संसद के सत्र को लेकर के, संसद के सत्र की विशेष मांग सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी ने नहीं करी, देश की अपोजिशन की 16 से ज्यादा पार्टियों ने 2 बार अलग अलग समय पर मांग की कि विशेष सत्र को बुलाया जाना चाहिए। और विशेष सत्र को बुलाने का कारण भी है और इसका पूरा जस्टिफाइड कारण है, लेकिन विशेष सत्र को बुलाने के बजाय इन्होंने मॉनसून सत्र का ऐलान कर दिया, वो भी समय से बहुत पहले, जिसकी ऐलान की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐलान तो विशेष सत्र का होता है ना, मॉनसून सत्र और जो बजट सत्र ये सब तो समय पर होते हैं, उसके आसपास ऐलान होता है। तो ऐलान किया गया, इसका मतलब है कि राहुल गांधी यहां भी डिक्टेट कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी को डिनायल कर रहे हैं यहां पर, जबकि वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं कि आप तो संसद का सत्र बुला रहे हैं। वो अलग बात है कि निर्धारित तिथि को बुला रहे हैं और विशेष तिथि को, विशेष सत्र को खारिज कर रहे हैं। यहां पर भी उनकी हठधर्मिता को राहुल गांधी ने वो पोल खोली है, और वो सारे सवाल जिसको सीडीएस उठा रहे हैं। आज एक और बात है इंपॉर्टेंट कि सीडीएस विदेश में बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी विदेश में बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगातार विदेश में बोलते रहे कि भारत में जन्म लेना भी किसी समय गुनाह माना जाता था, और केवल राहुल गांधी विदेश में ना बोले, देश के सारे लोग विदेश में बोले, राहुल गांधी विदेश में ना बोले। अब ये एक नए तरीके से सोचना होगा। राहुल गांधी ने यहां भी सबको लीड किया है, उन्होंने विदेश में सच बोलने का साहस दिखाया। आज सीजेआई भी बोल रहे हैं सच, सीडीएस भी बोल रहे हैं सच, और नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं सच। राहुल गांधी यहां भी लीड करते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। सीजेआई भी जाके, विदेश मंत्री भी जाकर, तमाम लोग जो हैं वो जाकर वहाँ विदेश में भी सच बोल रहे। प्रशांत जी, ज़रा आपसे भी इसी मसले को आगे बढ़ाने की गुजारिश, और आखिर यहाँ राहुल गांधी आगे क्यों नज़र आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि नरेंद्र मोदी के सामने
जो कि भाषण देते हैं तो कहते हैं विपक्ष कुछ है ही नहीं, लेकिन जब भाषण से बाहर उस मंच से उतरते हैं तो फिर चारों तरफ राहुल गांधी नजर आने लगते हैं। दिक्कत क्या है? ये आज बहुत बड़ी घोषणा एक हुई है जी। सेंसस की घोषणा, और सेंसस का जो टाइम टेबल सामने आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की घोषणा है। अब क्यों बता रहा हूं कि क्यों ये रिटायरमेंट की घोषणा क्यों है, इतना लेट कराना सेंसस को मार्च 2027 से, और वो होते होते तो ये जो सेंसस हो रहा है ये 3 बड़ी चीजें तय करेगा जी। एक, महिला आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में, इसी सेंसस से तय होना है डिलिमिटेशन। इसी सेंसस से डिलिमिटेशन तय होना है कि राज्यों में कौन सा राज्य की कितनी सीटें होंगी लोकसभा में, और लोकसभा की कुल सीटें कितनी होंगी, ये इसी सेंसस से तय होना है। और ये जातिवार सेंसस भी है, तो आरक्षण की लिमिट और वो सब बातें भी इसी सेंसस से होनी है। ये तीनों चीजें मोदी जी के लिए मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। तो ये होते होते 2027 जो सेंसस का टाइम है, लगभग आधा एक जो क्वार्टर वो निकल जाएगा, तब सेंसस का काम शुरू होगा 27 में। तो उसका डेटा आते आते 2029 के इलेक्शन में ना जातिवार जनगणना का डेटा सामने आ रहा है, ना महिला आरक्षण इसमें इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और ना ही डिलिमिटेशन हो सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन अपने आप में एक 1.5-2 साल का प्रोसेस है। तो ये तीनों कांटों का ताज मोदी जी चाहते हैं कि 2029 के चुनाव के बाद जो सरकार चुनकर आए, जो प्रधानमंत्री चुनकर आए, वो इस झमेले को झेले, मैं इसको करके चला जाऊंगा। तो ये तीनों जो बवाल है, जो मोदी जी के लिए परेशानी का बनता, वो नहीं, उसमें वो बच के निकल रहे हैं जी। इसलिए उसको 2027 में करा जा रहा। अगर उसको इसी साल कराते तो 2027-28 तक उसके रिजल्ट आ जाते, सामने डेटा आ जाता, फिर वो चुनाव का मुद्दा बनता। अब 2029 के चुनाव में कास्ट सेंसस का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन डेटा नहीं होगा, महिला आरक्षण नहीं होगा, डिलिमिटेशन जो तमिलनाडु या दक्षिण भारत के राज्य उस पर शोर मचा रहे हैं, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ये सारी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें, चुनौतीपूर्ण चीज़ें, जो एक खून का घूंट पीना पड़ेगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके हाथ जलेंगे 2029 के बाद, वो छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2027 से सेंसस कराने का जो फैसला है, ये मोदी जी के रिटायरमेंट की घोषणा जैसा लग रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूके यूनाइटेड किंगडम में जाकर जो भाषण दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है। उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना देता हूं। कह रहे हैं कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। देखिए, दोनों बातें, दोनों उदाहरण सामने हैं कि रिटायरमेंट के बाद सरकार में कोई जज कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है। एक साहब चुनाव लड़े और बीजेपी से चुनाव लड़के सांसद बन चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीजें न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसले दिए थे। ऐसा करने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता नहीं बनी रहेगी। विश्वसनीयता अगर ऐसा करते हैं जज, तो विश्वसनीयता न्यायपालिका खो देगी।
गवई साहब ये भाषण दे रहे थे वहाँ यूके में, और उन्होंने ये बात भी कही कि न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और यही विषय भी था वहाँ पर जो भाषण दिए। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच के साथ खड़ी है। न्यायपालिका की ताकत लोगों के भरोसे से आती है। ये भरोसा तभी बना रह सकता है जब न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करे। इसमें और भी बहुत सारी बातें, कॉलेजियम की बात हुई है, आर्टिकल 50 की बात हुई है, बहुत अलग अलग बातें हैं। उतना सब कुछ रखूंगा तो शायद समय कम हो जाए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बात यहाँ आप सब कह रहे थे कि विदेश, अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि विदेश जब जाते हैं, चाहे वो CJI हो, चाहे हमारे देश के विदेश मंत्री हों, चाहे राहुल गांधी हों, वहाँ सच बातें कहने लगते हैं। और यही, वो तो छोड़िए आप, निशिकांत दुबे वहाँ जाके सेकुलर बन गए। यहाँ सेकुलर को सिकुलर कहा करते हैं, वही वहाँ जाके सेकुलर बनने की अब वहाँ से गलत बयानी, गलत ट्वीट करना, इसको थोड़ा किनारे रखता हूँ, लेकिन उनके जो बयान यहाँ से जा रहे थे और पहुँचे, जो बयान आए हैं वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाले बयान हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये पहलू, ये मसला। आना चाहता हूँ जरा पंकज जी आपके पास, कैसे देखा जाए न्यायपालिका लगातार और कहीं ना कहीं संसद की बात जब आती है तो अभी भी वक्फ संशोधन कानून जो अभी जिसको चुनौती दी गई, जिस पे भी फैसला कभी भी आ जाएगा, और नहीं आया तो जुलाई में तो आएगा ही, क्योंकि अभी समर वेकेशन है, फिर भी बेंचेज हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को, उनके इस भाषण के इस छोटे से हिस्से को, पंकज जी? कुछ साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उस समय लगा था कि शायद आम आदमी न्यायालय पर अब भरोसा करने लगेगा। लेकिन हुआ है कि उसके बावजूद में आपने देखा होगा कि चंद्रचूड़ जी ने भी कितने बड़े बड़े प्रवचन दिए। संजीव खन्ना जी का कार्यकाल ऐसा रहा कि उन्होंने प्रवचन कम दिए लेकिन उन्होंने काम किया। तो गवई साहब के जो प्रवचन है उसका कोई बहुत बड़ा भरोसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की आज या कल की 2 दिन की कार्रवाइयों को आप देख लें तो स्पष्ट लगेगा कि आप मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं आपको अपने नियम बता दूंगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रवचन देना अच्छा लगता है, हम सब लोग अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए विदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें तो करे आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम कहाँ खड़े हुए है ना। मैं आज के कुछ फैसलों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इनसे कोई बहुत ज्यादा हमको एक उम्मीद नहीं होती है। चंद्रचूड़ जी अंतिम समय तक तो कितने बड़ी बड़ी मानक बातें करते थे, अचानक गणपति पूजते हैं और उसके बाद में फिर देख ही लिया आपने क्या किया होगा जी। आप देखें ना कि जुडिशरी की स्थिति ये है कि 5.5 साल से दिल्ली राइट्स के केस चल रहे हैं और 5 लोगों के 4 पे चर्चा हो गई और आप जज का ट्रांसफर कर देते हो। आप सोचते हैं जज का ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि नए सिरे से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। तो इनकी नीयत जो है, क्या इस पे चीफ जस्टिस का तो सीधे नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ट्रांसफर कर रहा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कपिल मिश्रा के केस को लेकर, कपिल मिश्रा का हेट स्पीच का सरेआम का केस है, उसकी बार बार तारीख क्यों बढ़ाई जा रही है? उस पर डिसीजन लेने के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट डिसीजन नहीं ले पा रही उसके ऊपर। तो जो गवई साहब जो कह रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कोई असर होता नहीं दिख रहा जी। तो यह बहुत अलग मसला है। मैं एक मसले की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने श्रोताओं और दर्शकों को कि पार्लियामेंट से नरेंद्र जी के सरेंडर होने का एक बहुत बड़ा कारण है, हाल ही में उन्होंने LIC तरीके फायदे की दुनिया के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के 5,000 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट में इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी। तो आप देखिए ना कि हम कहां खड़े हुए हैं। आप देखिए, एक चीज याद रखिए कि मेरे बैंक में कुछ पैसे जमा हैं, यदि बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक का जो एग्रीमेंट है उसके साथ आपको मिनिमम अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन LIC के साथ ऐसा नहीं है। LIC इस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और पब्लिक सेक्टर में उसका भरोसा है। नेहरू जी की स्थापना की गई है। यदि मेरे
1 लाख रुपए LIC के पास है, LIC डिफॉल्टर भी होगा तो हम उसको 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे पूरे, इस चीज की गारंटी है। लेकिन आपने 5,000 करोड़ रुपए किसको दे दिए? अडानी जी को। जी ये मुद्दों का राफेल पे सवाल क्यों नहीं होंगे अभी? आपका वो अलग तरीका है, यही फिर कोर्ट में आ रहा हूं। क्या होता है, हम अपने आदमियों से कोर्ट में ग्रिट लगवाते हैं, कमजोर मुद्दे पे लगाते हैं, बाद में वहां से ऑर्डर ले लेते हैं, बोलते थे सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया राफेल के सौदे में कुछ भी गलत नहीं है। जी क्यों वक्त के मसले पर कोर्ट इतना लिंगर खींच रही थी? देखिए, बहुत सुप्रीम कोर्ट्स और एपेक्स कोर्ट्स में जिस तरीके से निराश कर रही है, और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह जो DNS आया था, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, उसमें सोचा गया था कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, कम से कम छोटे मोटे अपराध के लोगों को जमानत मिलने में, इन सब में सहजता होगी। लेकिन पुलिस और अदालत अभी भी पुराने ही ढर्रे पे चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को लेकर, चार्जशीट को लेकर, अरेस्ट को लेकर और बेल सिस्टम को लेकर। तो कोई जब तक ग्रास रूट से बदलाव नहीं होगा, हम लोग पेंडिंग केसेस की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट कह रही है कि ये क्या तरीका है। वो कह रही है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं वो वेकेशन बेंच के सामने मत आओ, आप वेकेशन मनाओ। अरे भाई, आपके क्लाइंट का वजन बढ़ता जाए केस का। यदि कोई सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच के सामने जा रहा, सुप्रीम कोर्ट करे आपको नहीं आना चाहिए, आपको तो वेकेशन मनाना चाहिए। जी क्या क्या चाहते हो आप? तो ये बड़ा पूरा तंत्र जो है, जो गवई साहब कह रहे थे, वो एक ही बात सही है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा, सब कुछ गड़बड़ी चल रहा है। और इस देखिए, आज का जो लखनऊ बेंच का डायरेक्शन है उस केस को लेकर, वो गलत डायरेक्शन है। आप मेरिट पे कैसे तय कर सकते हैं? आपने जो लाइन बोल दी वो तो उसके जब वो ट्रायल चलेगा उसमें इफेक्ट करेगा। आपने कैसे मान लिया कि राहुल गांधी ने फौज के लिए ही गलत बोला? भाई, यदि हमारे क्या 20 सैनिक मारे नहीं गए थे? यदि अंग्रेजी में उस चीज को बोल दिया जाए, उसको हिंदी में बोल दिया जाए, तो आप बोलते कि सेना के खिलाफ हम कुछ नहीं पसंद करेंगे। तो सेना को देखिए, भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, सेना में भी वही इंसान है। बिल्कुल। हम लोगों ने रितुल वाला मामला देखा था श्रीनगर में, वो लड़की के साथ होटल में पकड़ा गया था। ऐसे कई मामले आए। इसी कश्मीर में टमाटो केचप लगाकर एनकाउंटर वाले मामले भी फौज के ही सामने आए, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कोर्ट का रवैया जो है वो विशुद्ध राजनीतिक है। अभी ये जो अब्बास का केस है, ठीक राहुल गांधी से तरीका, उन्होंने ठीक उसको 2 साल की सजा दी, जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए और फिर और रविवार के दिन सचिवालय को खुला के ऑर्डर जारी कर दिया गया, क्योंकि उनका उद्देश्य यह था कि जैसे इन्होंने ये रामपुर में हार दी, जितनी जगह जो गढ़ कहे जाते थे मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया के, अब वहां पर वही करेंगे। देखिएगा, वोट नहीं डालने देंगे लोगों को। तो ये कोर्ट सामने आकर जो कर रही है, आप बताइए कि जिस प्रकार से इलाहाबाद में सरेआम पुलिस कस्टडी में एक पूर्व सांसद, एक वर्तमान सांसद का मर्डर हो जाता है, और उसके ऊपर कोर्ट का आज तक का नजरिया क्या है? जी। तो ये गवई साहब बोलते तो बहुत अच्छा है, लोग जितना काटते हैं ना, उतना बुन ले तो कुछ कपड़ा दिखेगा, लेकिन कताई तो बहुत होती है, बुनाई नहीं हो पा रही। जी राजू जी। जी, अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट। जी राजीव जी, क्लोजिंग कमेंट अब क्लोज किससे किया जाए? अब पंकज जी ने गवई साहब की बात छेड़ दी है, तो अब गवई साहब ने बोला बहुत अच्छा है, जमन्ना साहब भी बहुत अच्छा बोलते थे, उससे पहले और भी साहब थे वो भी बहुत अच्छा बोलते थे। तो साहब लोग बोलते बहुत अच्छा है राजीव जी, लेकिन वो नतीजे क्या आते हैं देखना ये होगा, क्योंकि जो फैसले आएंगे वही तय करेंगे कि क्या फैसले हैं।
और फैसले ही तय करते हैं कि आप कितना अच्छा बोलते थे, तो जो फैसले जो है वही बताते हैं कि आप क्या करके गए हैं। तो बातें वही होंगी कि जो फैसले हैं उन पे आपका आए। तो फैसले बहुत कुछ कहते हैं, अब चंद्रचूड़ साहब के फैसले भी बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ करके गए चंद्रचूड़ साहब। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट वक्त पे सुनवाई कर रहा है और मामला उसने अपना जो आदेश है वो सुरक्षित रख लिया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस जो हैं वो एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहते हैं, अच्छा ये तो सरकारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। तो भाई ये क्या हो रहा है, इसको कौन देखेगा? इसको सीबीआई देखेंगे, कोई और आके देखेगा? कि जिस केस में सुनवाई हो रही है, जिस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसी से संबंधित एक केस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है और एक जज साहब जो कहते हैं कि अच्छा ये तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो इसको कौन देखेगा? तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि गवई साहब जो वो सब ठीक कर देंगे या कोई भी साहब आगे सब ठीक कर देंगे, क्योंकि एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में कुछ लोग अच्छा काम करते हैं। चुनाव आयोग था, बहुत सी गड़बड़ियां थी, टीएन शेषन ने थोड़ा प्रयास किया, लोगों ने आगे बढ़ाया, राजीव कुमार ने आगे उसको खराब किया, आगे और खराब हो रहा है। तो एक व्यवस्था होती है, लेकिन कुछ चीजें उसमें होती हैं जिसको किया जा सकता है सही, या कुछ प्रयास किया सकते हैं। फिलहाल देखिए रहा है कि गवई साहब ने जिस तरीके से घोषणा की है कि वो कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। इससे पहले सीबीआई से संजीव खन्ना साहब, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि कोई पद नहीं लेंगे। तो ये थोड़ी सी आस बंधाता है। और जो आज उन्होंने कहा वहां कि भाई अगर तो तुरंत लोग पद ले लेते हैं सरकार से, तो फिर लोगों का भरोसा कम होता है कि उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो फैसले फिर सरकार से प्रभावित होंगे या कोई लाभ लेने के लिए दिए होंगे। और राजीव जी, इसलिए चाहे वो चंद्रचूड़ साहब हो, चाहे गोगोई साहब हो, चाहे और कोई साहब हो, उन सबके फैसलों के ऊपर इसीलिए सवाल उठते हैं कि सबने जो है वो सरकार से पद ले लिए। चंद्रचूड़ साहब भी जब प्रोफेसर हो गए, अब बताइए सीबीआई प्रोफेसर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई प्रोफेसर ही करनी तो पहले ही करते रहते, काहे को जज साहब बनने के लिए आए थे, लेकिन बन गए वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तो ये बहुत सारी चीजें, तो जो कहा उन्होंने गवई साहब ने, तो ये एक उम्मीद निश्चित तौर पर बंधाता है। दूसरी बात यह कि कार्यकाल उनका छोटा है, उनका भी 6 महीने का लगभग का है, संजीव खन्ना का भी लगभग 6 महीने का है। लंबा कार्यकाल होता है जैसे चंद्रचूड़ साहब को मिला, तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा आशाएं की जा सकती थी, कुछ कर सकते हैं। तो कम कार्यकाल में जितना कर सकते हैं उतना ही काफी है। जी जी जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? प्रशांत जी। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट को अगर आप नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो तेज है पूरा वो कम होता गया, और नरेंद्र मोदी मजबूत होते गए पॉलिटिकली, और सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता गया। और ये सिलसिलेवार हुआ, और जिसकी इन्हीं के कार्यकाल में 4 जजेस की पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहली बार ये हुआ कि तुरंत चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद राज्यसभा पहुंच गए। पहली बार ये हुआ कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने, जिसका उल्लेख किया है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने चुनाव लड़ लिया तुरंत इस्तीफा देकर। यानी वो सिपाही चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने दिया था और बीजेपी चुनाव लड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब वो प्रोसेस चालू हुआ है रिक्लेम करने का अपने आप को। जस्टिस खन्ना ने एक रास्ता तय किया और बहुत स्पष्ट संकेत दिए। गवई साहब ने उससे 2 कदम आगे जाके बात की है। उन्होंने करप्शन के मामले पे, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामले पे, और सबसे बड़ी बात कि पोस्ट रिटायरमेंट जो नौकरियां कर लेते हैं चीफ जस्टिस, उसके बारे में, और जस्टिस गांगुली पे उन्होंने कमेंट किया कि उन्हीं का एग्जाम्पल दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का रिक्लेम करने का, ये भी तमाम चीज़ों के साथ मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये अच्छी खबर नहीं है मोदी जी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि नरेंद्र मोदी को भी बहुत परेशानियां आगे झेलनी है आने वाले समय में, ये तो तय है। विपक्ष कल आनंद फानन में कल बैठक हुई थी, 16 दल आए और बैठकर उन्होंने अपनी बात रखी, और कल भी इन लोगों ने 16 दलों ने लिखित तौर पर कल ही सरकार को चिट्ठी भेजी गई कि विशेष सत्र बुलाइए, और आज मानसून सेशन की घोषणा हो गई, विशेष सत्र की घोषणा नहीं हुई। चलिए
ये भी है। तो ये एक दबाव है, जिस प्रेशर की बात यहाँ आप सब हमारे साथी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, प्रेम कुमार जी, पंकज चतुर्वेदी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उमर भाई, आपको भी शुक्रिया। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजेंद्र बंसोड़े जी जुड़े हुए हैं, फजल अली साहब जुड़े हुए हैं, AK जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संस्कार सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रुद्र अल्टीमेट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और शिव कुमार पारीक हैं, राजेंद्र बंसोड़े हैं, सोनाराम जी हैं। सर 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला का जो था उसको खारिज किया था, उसके बाद कोल का नाम तक नहीं